हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस में एक नए टाइप के प्रोनाउंस। आज हम जो जिन प्रोनाउंस पे डिस्कस करने वाले हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस और साथ में हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पे भी। लेकिन आज थोड़ा सा हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, स्लाइड से पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन से भी पढ़ेंगे, जिससे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सकें। तो लेट अस बिगिन डियर फ्रेंड्स। आज यहाँ पर हेडिंग तो डल रही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, लेकिन हम इसके साथ साथ यहाँ पर जिन दो अलग प्रोनाउंस को पढ़ने वाले हैं वो है आपके, एक तो हम पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउंस और साथ में ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी। क्या भी पढ़ेंगे दोस्त? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी पढ़ने वाले हैं। ओके भैया, कौन से प्रोनाउंस भी पढ़ेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पढ़ेंगे। गॉट इट? अब चालू करें दोस्त। चालू करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का मतलब होता है, आपको यहाँ दिख रहा है एक इमेज दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है आपको एक आदमी दिख रहा है अपने आप को, और वो अपने आप को शीशे में देख रहा है, दिख रहा है ना? तो जब कोई सब्जेक्ट किसी एक्टिविटी को खुद पर करे वो रिफ्लेक्सिव होगा। जब सब्जेक्ट किसी एक्टिविटी को खुद पर करे, यानी ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट हिमसेल्फ या सब्जेक्ट इटसेल्फ। अगर आपका ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट ही हो, जैसे एक एग्जांपल है, समझना कि राहुल ने या मैंने किल्ड यानी मारा, आई किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सांप मारा, और मैं सांप को मारने की जगह खुद को मार दूं, आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मार दिया। तो इसका मतलब आप समझ गए कि सब्जेक्ट ने किसी क्रिया को खुद पर किया, तो ये जो प्रोनाउन है आपका वो कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आपके समझ में आया? तो जब ये सब्जेक्ट किसी क्रिया को खुद पर कर रहा है तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां पर आप रिफ्लेक्स मानी अपना ही रूप, रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन परछाई, तो रिफ्लेक्स यानी अपना ही रूप, स्वरूप। तो इसको अपन कहते हैं निज रूप सर्वनाम, इन्हें कहते हैं अपन निज रूप सर्वनाम। और ये तो हिंदी हो गई, और अपन इंग्लिश में बोलेंगे द प्रोनाउंस, वो सर्वनाम, द प्रोनाउंस, ठीक है ना, विच रिफ्लेक्ट या विच आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट्स, जो कर्म के रूप में यूज किए जाते हैं, है ना, टू रिप्रेजेंट, दर्शाने के लिए, किसको? टू रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट्स। अगर आपको सब्जेक्ट्स को ही ऑब्जेक्ट की जगह पर दिखाना है तो वो हो जाते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले तो समझा देता हूँ, देखो एक पैटर्न बना देता हूँ। ये क्या लिख रहा है बेटा? सब्जेक्ट। और ये क्या लिख रही है? वर्ब। और इधर अपन को क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर ही खुद कौन है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट वर्ब को जो क्रिया कर रहा है वो ऑब्जेक्ट के लिए जो कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट खुद ही है, तो वहाँ पर अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे उस महिला ने स्वयं को नियंत्रित किया। अब इंग्लिश बनाते हैं इसकी, ठीक है बेटा? नियंत्रित किया। अब इंग्लिश बनाते हैं, स्वयं को नियंत्रित किया, तो कैसे कहेंगे कि दैट वुमन, उस महिला ने, दैट वुमन किया, नियंत्रित किया की इंग्लिश बनाओ कंट्रोल्ड, दैट वुमन कंट्रोल्ड। किसको कंट्रोल किया? अपने आप को, खुद को, स्वयं को। तो स्वयं को मतलब हर सेल्फ। तो ये हर सेल्फ क्या है? हर सेल्फ बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है मेरे भाई। क्या है हर सेल्फ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब अपन कुछ उदाहरणों से इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं और अच्छे से इसको दिमाग में सेट करते हैं। ही लुक्स आउट फॉर हिमसेल्फ, वह लुक आउट करता है किसके लिए? अपने आप के लिए। तो बताओ ये लुक आउट करने की क्रिया किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए कर रहा है। यू ऑट टू गिव, तुम्हें दे देना चाहिए, किसको? योर सेल्फ, खुद को, एक ब्रेक। बोलो वो देगा किसको? ये वर्ब किस पर कर रहा है? खुद पर। समझ रहे हो मेरी बात? यू इस वर्ब को खुद पर कर रहा है, तो ये आ गया योर सेल्फ। और ही किसी लुक आउट का काम किसको कर रहा है? खुद को कर रहा है। डॉग ने स्क्रैच किया, बोलो डॉग किसको स्क्रैच कर रहा है? इटसेल्फ, खुद को। तो डॉग ने ये वर्ब किस पर की? खुद पर की। ज्योति ने कॉन्ग्रेचुलेट किया किसको? खुद को। तो जब सब्जेक्ट क्रिया को खुद पर कर रहा है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। अब बात आई सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस किस के बनते हैं, तो मैं बता देता हूं। अगर कोई भी पुरुष आ रहा हो, जैसे राजेश, महेश, दिनेश, बॉय, मैन, डॉक्टर या अंकल, फादर, है ना, या फिर ही आ रहा हो, तो उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है बच्चे, वो बनता है हिमसेल्फ। क्या बनता है उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? हिमसेल्फ। अगर कोई फीमेल आ रही हो, जैसे कि मदर आ रही है, सिस्टर आ रही है, डॉटर आ रही है, फिर इसके गर्ल आ रही है, या फिर कोई जैसे रेशमा है, बीना है, प्रिया है, या फिर शी है, तो उनका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा बेटा वो बनेगा हर सेल्फ। ठीक है?
इधर है जैसे प्लूरल मेल फीमेल है, प्लूरल मेल फीमेल में जैसे स्टूडेंट्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, फिर जैसे मैंने कहा ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, तो उनके लिए अपन को क्या लगाना है, देमसेल्व्स, और दे के लिए भी देमसेल्व्स। ठीक है ना। और यू के लिए दोनों बनते हैं, अगर यू अकेला है, एक है, तो योरसेल्फ, तो इसका मतलब यू सिंगुलर है। अपन कई बात यू दोनों के लिए यूज होता है बेटा, एक वचन के लिए भी बहुवचन के लिए भी। अगर यू अकेला है तो सिंगुलर योरसेल्फ, और यू बहुत सारे हैं तो प्लूरल योरसेल्व्स। बात समझ में आ गई। इसके अलावा इट है, तो इट का क्या बनेगा, इटसेल्फ। क्या बनेगा इट का, इटसेल्फ। वी का क्या बनेगा, आवरसेल्व्स। और वन का क्या बनेगा, वन सेल्फ। अब इनको तुम एक बार तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि सेल्फ और सेल्व्स से मिलकर के, सेल्फ और सेल्व्स से मिलकर के जितनी भी प्रोनाउंस बनते हैं, सारे के सारे प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं, आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है। अकेला सेल्फ जब भी आता है, अकेला सेल्फ, तो वो सेल्फ अकेला जब आता है ना, तो वो नाउन होता है। सेल्फ जब अकेला होता है ना बेटा, तो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है ना। और जब सेल्फ और सेल्व्स मिलके आते हैं किसी के पीछे, तो वो होते हैं आपके प्रोनाउन बनाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात करें एम्फेटिक प्रोनाउंस की। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं सर, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बात एक ही है, फर्क क्या है, जगह का। मतलब अगर कर्म की जगह ना करके सब्जेक्ट पर ही फोकस डालने के लिए, फोर्स डालने के लिए दो स्थानों पर अगर आ जाते हैं, तो वो एम्फेटिक कहलाते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस का मतलब होता है दृढ़तावाची, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये, दृढ़तावाची सर्वनाम। पहले तो ये बताइए रिफ्लेक्सिव समझ में आए कि नहीं आए, आगे ना रिफ्लेक्सिव आप पहचान जाओगे तुरंत, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना। अब आप इनको देखिए, यहां पर कहां आ रहा है, देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यहां पर देखो बाई करके आ रहा है, इटसेल्फ आ रहा है, नहीं आ रहा, यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो आपका इसका मतलब समझना है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस आर एक्चुअली क्या होते हैं, वो एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वह क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है ना। बट एम्फेटिक प्रोनाउंस, EMPHATIC, बट एम्फेटिक प्रोनाउंस किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड, प्रोनाउंस आर यूज्ड, प्रोनाउंस आर यूज्ड टू स्ट्रेस देने के लिए, किस पर, ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द सब्जेक्ट। आपने कभी सुना खुद ही, मैं किसी इस काम को खुद ही कर लूंगा, सुना ना आपने, तो खुद ही के सेंस में, खुद ही, स्वयं ही, इसके सेंस में ये आपका आता है। कहाँ कहाँ आता है, तो पहले तो आप इसको दिमाग में रखो कि ये कहाँ कहाँ आता है। तो एक चीज तो दिमाग में सेट रखो, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। किसके बाद आएगा, जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। दूसरा पॉइंट, विद बाई, विथ बाई, ये बाई के साथ आएगा। ठीक है ना दोस्त। अब मैं आपसे पूछूं कि बता इसमें ये कौन सा प्रोनाउन है, और आपको ऑप्शन में दोनों दे दूं, मैं रिफ्लेक्सिव भी दे दूं और एम्फेटिक भी दे दूं, तो तुम क्या मानोगे इसके अंदर। तो देखो, वह स्वयं ही, खुद ही, वह स्वयं ही ट्रेवल, उसने स्वयं ही ट्रेवल किया, यात्रा की, बैक वापस टू द कॉलेज, कॉलेज के लिए, कॉलेज के लिए वो खुद ही आ गई। वी अवर सेल्फ, हम खुद ही, ओनली मेड, हम खुद ही केवल बना लेंगे फूड, भोजन को, विद होम इंग्रेडिएंट्स, घरेलू सामग्रियों से ही। मैं खुद ही कंप्लीट, मैंने खुद ने ही कंप्लीट किया वर्क को अकेले ही। द बॉक्स मूव्ड, जो बॉक्स है ना वो हिल लिया, हिल गया बाई इटसेल्फ, खुद के द्वारा ही, टेबल पर खुद से ही हिल गया, वो स्वयं से ही हिल गया वो। ही हिमसेल्फ शुड अंडरस्टैंड, उसे खुद को समझना चाहिए, द प्रॉब्लम, समस्या, खुद ही को समझनी चाहिए समस्या। तो जब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो भी ये कैसा प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ईपी लिख दूं एम्फेटिक प्रोनाउन को। जब ये बाई के साथ आ रहा है तो ये कौन सा प्रोनाउन है, ईपी है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। और जब ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आपको ऑप्शन दे दूं जिसमें सब्जेक्ट के बाद में प्रोनाउन लगा दूं और पूछूं कि एम्फेटिक है, रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है, तो आप क्या जवाब दोगे, एम्फेटिक है। और अगर मैं आपको वर्ब के बाद लगा के दूं तो आप कहोगे रिफ्लेक्सिव है।
अगर मैं बाई के साथ लगा के दूं तो आप कहोगे एम्फेटिक है। तो आप आराम से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस को मेरे हिसाब से मुझे लगता है आप पहचान सकते हो, है ना। अब मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी है, क्योंकि क्रियाओं के बाद आता है जो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव भी होता है। तो आपको याद रखना है कि वो क्रियाएं कौन कौन सी है। एक तो है एंजॉय, एंजॉय। एक आपको याद रखना है प्राइड। एक आपको क्रियाएं याद रखनी है एब्सेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट या प्रेजेंट। इन दोनों क्रियाओं के बाद आपको रिफ्लेक्सिव लगाना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चे। क्या लगाना पड़ेगा? एब्सेंट प्रेजेंट के बाद आपको लगाना ही पड़ेगा। एक है रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल बेटा समझौता करना होता है, समझौता करना। एक होता है अवेल, AVAIL, अवेल, ठीक है ना। एक होता है रिजाइन, RESIGN, रिजाइन, ठीक है ना। रिजाइन यानी क्या होता है? इस्तीफा देना। अब या तो इनके बाद कोई दूसरा कर्म आए, नहीं आए तो फिर कौन आएगा? खुद सब्जेक्ट आएगा, इस्तीफा देना। समझ गए मेरी बात? इसके बाद या तो दूसरा ऑब्जेक्ट आए या फिर खुद कौन आएगा? सब्जेक्ट आएगा। रिजाइन के बाद एक है प्रोस्ट्रेट, PROSTRATE, प्रोस्ट्रेट, नतमस्तक होना, सिर झुकाना, नतमस्तक होना। और एक वर्ड और याद रख लेना, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही है, परिचय कराना, परिचय कराना। तो देखो जैसे मैंने कहा आई एंजॉयड, मैंने आनंद लिया, आई एंजॉयड। अब एंजॉयड के बाद कोई कर्म नहीं आ रहा, सिर्फ आ रहा है कब आनंद लिया, टाइम आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो अगर जैसे ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एक लाइन में यहां नोट करके लिख देता हूं कि यदि इनके बाद, यदि इन वर्ब्स के बाद, इन वर्ब्स के बाद, के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो बेटा, के बाद क्या ना हो? कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ना हो, तो हमको क्या करना होगा? तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही होगा। जैसे मानो इस सेंटेंस की बात करो, अगर इसमें ये होता आई एंजॉयड द मूवी, तो फिर जरूरत नहीं थी रिफ्लेक्सिव लगाने की। मैंने किसका एंजॉय किया? मूवी का। आई एंजॉयड ए गुड फूड, मैंने एक अच्छे भोजन का एंजॉय किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ। लेकिन अब कुछ कर्म ही नहीं आ रहा, तो कर्म नहीं आ रहा तो आई का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी माई सेल्फ यूज होगा। बात समझ में आ गई? नीचे देखो, दे प्रेजेंटेड, उन्होंने उपस्थित किया, बिफोर द जज, जज के सामने। जज के सामने तो स्थान हो गया, ये टाइम है, ये प्लेस है, पी है, स्थान है कि नहीं है? ये स्थान है और ये कर्म नहीं है। अगर ये होता दे प्रेजेंटेड ए गिफ्ट, दे प्रेजेंटेड दिए डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने अपने दस्तावेज दिए, तो फिर अपन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आएगी यहां पर अपन को देमसेल्व्स लगाना ही पड़ेगा, देमसेल्व्स लगाना ही पड़ेगा। अगला है द थीफ प्रोस्ट्रेटेड, चोर ने नतमस्तक किया, बिफोर द सेज, साधु के सामने। तो साधु के सामने क्या हो गया? जगह, प्लेस, प्लेस का पी, तो जगह हो गई, तो मतलब चोर को अपन को यहां दिखाना ही पड़ेगा। तो चोर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चोर है, पुरुष होगा, तो क्या होगा? हिमसेल्फ। क्या होगा? हिमसेल्फ। अगला देखो, ये क्रियाएं, अब मैं कुछ ऐसी क्रियाएं बता रहा हूं जिनके बाद आप किसी भी हालात में अगर आपको रिफ्लेक्सिव दिखे तो नहीं लगाना है, आना ही नहीं चाहिए रिफ्लेक्सिव। तो वो कौन कौन सी क्रियाएं जिनके बाद कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते? नॉट फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव। आप कभी दाढ़ी बनाने की क्रिया के साथ ना लगाएं, कभी धोने की क्रिया के साथ, साफ करने की ना लगाएं, वॉश करने की क्रिया के साथ ना लगाएं, ड्रेस करने की क्रिया के साथ ना लगाएं, और एक है बाथ यानी नहाने की क्रिया के साथ ना लगाएं। इन क्रियाओं के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं लगाना। अगर आए तो हटा देना, अगर आए तो हटा देना, इसको गलत मान लेना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके बाद नहीं आता। शेव, दाढ़ी इंसान खुद बनाता है, क्लीनिंग खुद करता है, वॉशिंग भी खुद करता है, ड्रेस भी खुद ही पहनता है और नहाता भी खुद ही है, तो इसके लिए अपन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ती। तो द बॉय शेव्ड, अब यहां पर आपसे कोई पूछे कि हिमसेल्फ आएगा, गलत, नहीं आएगा। उस महिला ने ड्रेस किया अपने आप को, नहीं। तो देखो दे आर क्लीनिंग, वो साफ कर रहे हैं, क्लीनिंग के बाद देमसेल्व्स आ रखा है, तो ये भी गलत है, ये नहीं आएगा, देमसेल्व्स का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि इन क्रियाओं का विशेष ध्यान रखो, शेव, क्लीन, वॉश, ड्रेस और बाथ, इनके बाद आपको कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना है, क्योंकि ये काम सब्जेक्ट खुद ही करता है, इनको दूसरे से नहीं करवाता है।
आगे देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, मैंने कहा था आपको कि अपन पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे फिर एम्फेटिक पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ लोकेशन का अंतर है। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव है, और अगर वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है या बाई के साथ आ रहा है तो वो एम्फेटिक है। बस बाकी का तो इनको एक ही बार में पढ़ लेते हैं, सब लोग एक ही बार में पढ़ाते हैं। अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इनको कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। सर परस्पर वाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि जब आपस में दो लोग बात कर रहे हों या दो से लोग अपन आपस में कोई क्रिया कर रहे हैं, आपस में क्रिया करना, तो ये होगा टू वर्क, है ना, या टू डू ए वर्ब, या टू डू ए वर्क, या टू डू समथिंग, कोई काम करना, कोई काम करें हम बिटवीन टू दो लोगों के बीच में, और मोर देन टू, अमंग मोर देन टू, और हम दो से, और आएगा ये, और अमंग मोर देन टू, और हम दो से अधिक के बीच में बात करें, केवल दो के बीच में बात करें, अमंग मोर देन टू, और हम दो से अधिक के बीच में बात करें, तो क्या होगा, अपन यहां पर लगाएंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं, जब हम दो के बीच में बात करते हैं, एक दूसरा बोलते हैं ना अपन, एक दूसरा, तो एक दूसरे के लिए अर्थ आता है, एक दूसरा आता ना अर्थ, एक दूसरा। तो जब दो लोगों के बीच में बात करते हैं तो अपन लगाते हैं ईच अदर, सुना है आपने ईच अदर। और जब दो से अधिक के बीच में बात चलती है तो हम उसमें कहते हैं वन अनदर। क्या कहते हैं भैया? वन अनदर। जब केवल दो की बात चलेगी तो ईच अदर, और दो से अधिक के लिए वन अनदर। जैसे राम और श्याम दो लोग हो गए तो क्या हो जाएंगे? ईच अदर। राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है ना। दूसरी बात, अगली चीज, दीज प्रोनाउंस, इन प्रोनाउंस का हम प्रयोग करते हैं। दीज प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस जो हैं, आर यूज्ड, इनका हम प्रयोग करते हैं किसके रूप में? एज ऑब्जेक्ट्स। किसके रूप में यूज करते हैं बेटा? कर्मों के रूप में इनको यूज किया जाता है। मतलब ये कर्ता नहीं बनते, ये कर्म बनते हैं। जैसे मैंने कहा राहुल और प्रिया, राहुल और प्रिया एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो राहुल एंड प्रिया आर हेल्पिंग, तो ये तो क्रिया हो गई। ईच अदर, दोनों जने, और मैंने कहा ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी आर हेल्पिंग, मदद कर रहे हैं, ईच अदर तो गलत है, वन अनदर आएगा, क्योंकि विद्यार्थी दो से ज्यादा हो गए। आगे बात समझ में? अगर दो होंगे तो ईच अदर, और दो से ज्यादा होंगे तो वन अनदर कहाँ आएंगे? ऑब्जेक्ट की जगह पर। और ये क्या काम करते हैं? ये दो लोगों के या दो से अधिक लोगों के बीच में परस्पर क्रिया दिखाते हैं। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिए हुए हैं जो आपको ये रिप्रेजेंट करेंगे कि कहाँ ईच अदर, कहाँ वन अनदर आ रहेगा। तो देखो मैंने दोनों ऑप्शंस लिए हुए हैं यहाँ, ईच अदर भी लिया हुआ है, वन अनदर भी लिया हुआ है। ईच अदर और वन अनदर दोनों ले रखे हैं आपको। देखो यहाँ पर ईच अदर और वन अनदर दोनों ले रखे हैं। सब्जेक्ट की जगह पे तो कभी आएंगे नहीं, तो देखो वर्ब के बाद ही आएंगे ना हर बार, और या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट ही आता है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्रिया के बाद, यहाँ पर देखो क्रिया के बाद, ठीक है ना। ओके, अब बताओ अब क्या लगाएंगे? माई डॉग एंड कैट, कितने लोग हो गए? मेरा कुत्ता भी एक, मेरी बिल्ली भी एक, कितने हो गए? दो। तो ये दो हो गए, तो यहां पर अब कौन आना चाहिए बताओ? ईच अदर या वन अनदर? बताइए, दो लोगों के बीच में कौन आएगा? ईच अदर, ना कि वन अनदर। नीचे देखो, फ्रेंड्स आर काइंड, जो मित्र होते हैं वो दयालु होते हैं। बताओ मित्र कितने हैं यहाँ पर? पता लग रहा है आपको? दो हैं। नहीं पता लग रहा तो दो से ज्यादा ही मानने हैं। इनको क्या मानना है? 2+। तो 2+ होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? वन अनदर आएगा। अगर ये केवल दो ही होते तो ईच अदर लगा देते। यहाँ पर देखो अन्नू और सीमा, कितने लोग हो गए? दो। तो बताओ दो लोग हो गए तो कौन आएगा? ईच अदर, ना कि वन अनदर। बात समझ में आ गई? इधर देखो, द स्टूडेंट्स हेल्प्ड, अब बताओ विद्यार्थी कितने हो गए? बहुत सारे हो गए। तो बहुत सारे हो गए तो क्या आएगा? वन अनदर, ना कि ईच अदर। समझ गए मेरी बात? ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। मैं ऐसे क्रॉस कर दूं क्या? यूं, ठीक है ना, यूं सही रहेगा। आगे देखो, सारा एंड अनीता, बोलो कितने लोग हैं? ये दो लोग हैं, तो ईच अदर तो सही है और वन अनदर गलत है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? अगर ये दो लोग हैं, ये 2+ हैं, और ये केवल दो हैं, और ये केवल दो हैं, तो जो दो हैं उनके लिए ईच अदर, दो बराबर ईच अदर, और 2+ बराबर, ऐसे लिख लो, 2+ बराबर वन अनदर। याद रहेगा ये? सिंपल सा है ना प्रोनाउन, इसीलिए मैंने इसको आज की ही क्लास में ले लिया, कोई ज़्यादा टफ नहीं है।
तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज के लिए अपन ने जो प्रोनाउंस पढ़े हैं वो बहुत ही छोटे प्रोनाउंस हैं और आराम से आपके समझ में भी आए होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के ही रूप को दिखाता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। सब्जेक्ट पर फोर्स डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए सब्जेक्ट के बाद या फिर बाई के साथ जुड़ता है तो वो क्या होता है? आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और आपको कुछ क्रियाएं ऐसी बताई जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगी यदि कर्म नहीं आएगा तो, और कुछ क्रियाएं ऐसी बताई जो कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ाया जिसके मतलब जिसके बारे में हमने देखा कि ईच अदर और वन अनदर दोनों आएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। कहाँ आएंगे? दोनों ऑब्जेक्ट के रूप में, राइट। ईच अदर आता है दो के लिए और वन अनदर आता है दो से अधिक के लिए। ये कब यूज होते हैं? जब सब्जेक्ट किसी क्रिया को खुद पर ना करके किसी दूसरे पर करे और दूसरा उस पर करे। जब आदान प्रदान होता है, क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, गिव एंड टेक वाली प्रोसेस होती है, तब वहां पर ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग करते हैं। अगर दो लोगों के बीच में गिव एंड टेक होता है तो ईच अदर, और दो से ज़्यादा के बीच में गिव एंड टेक होता है तो वन अनदर का यूज करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।